हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बालक एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो मेरे लल्लू लाल, क्या हाल चाल, कैसे हो भाई आप सब। आई होप सारे बालक बढ़िया हैं, बेहतरीन हैं, मस्त हैं। तुम्हारे के स्क्वायर सर की क्लास में तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी। सो लास्ट क्लास में हमने शुरू करा था हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4, जहां पर हमने डिस्कस करे थे इसके बिल्कुल बेसिक चीजों के बारे में। और मैंने तुम्हें बताया था कि हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरणों में से जो आपने क्लास 8th में टॉपिक पढ़ा था, एक चर वाले रैखिक समीकरण, वो क्या होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। आज की क्लास का डिस्कशन का टॉपिक रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, और वहीं से आज हम क्वेश्चन करेंगे, वहीं से हम सारी चीजें देखेंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है। हेलो राजेश, हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग सत्यम, गुड इवनिंग भाई सुधा, गुड इवनिंग रिया, गुड इवनिंग माही, गुड इवनिंग प्राची, गुड इवनिंग अंकिता, लवी, अलवीरा, गुड इवनिंग लावण्या, गुड इवनिंग अंकिता, गुड इवनिंग तनय, गुड इवनिंग अंशु, अर्पित, मोनू, अंश, चेतना, साहिबा, प्रिंस, गुड इवनिंग तपसीर, गुड इवनिंग नेहा, फैजान, मिराज, चेतना, चेतन, अल्फिशा, अमित पांडे, उत्कर्ष, समीर, जमीर, दिव्या, प्रज्वल, कैफ, नेहा, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो भाई तुम सब। आई होप तुम सारे बालक एकदम अच्छे होगे, सारे बालक एकदम बढ़िया होगे और एकदम मस्त होगे। हाँ जी। सो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी दो चर वाले एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। ठीक है, और आज की क्लास में हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण वाले रैखिक समीकरण और उनके हल के बारे में, कि उनका हल कैसे निकाला जाता है उसके बारे में। तो बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम गवाए, सीधा मैं शुरू करता हूं। ठीक है, वैष्णवी, भूमिका, शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। ठीक है अमरीश भाई, ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक, बेहतरीन सा, मजेदार सा। तो सबसे पहले हमने बात करी थी कल की क्लास में एक चर वाली रैखिक समीकरण के बारे में, है ना। कल की क्लास में हमने बात करी थी एक चर वाली रैखिक समीकरण के बारे में। क्या होती है भाई एक चर वाली रैखिक समीकरण। हाँ जी, क्या होती है एक चर वाली रैखिक समीकरण। तो हमें पता चला था कि भाई वो समीकरण है जो आपका ax प्लस बी बराबर जीरो के रूप में हो, ax प्लस बी बराबर जीरो के रूप में हो, वो समीकरण आपका एक चर वाली रैखिक समीकरण होती है। ठीक है, जहां पर a और b वास्तविक संख्याएं होती हैं और x आपका चर होता है। ठीक है, साथ ही साथ a आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे थे। और मैंने क्या बताया था कि या फिर तुम इसे पहचान कैसे सकते हो, तुम इसे ऐसे पहचान सकते हो कि समीकरण में आपका केवल एक प्रकार का चर होना चाहिए और उस चर की घात भी क्या होनी चाहिए, उस चर की घात एक होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हमारी रैखिक समीकरण होती है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, जल्दी से बताओ भाई, समझ में आ गया, क्लियर है इतना। तो अब हम आ जाते हैं एक बेसिक से क्वेश्चन पे। ठीक है, और उस क्वेश्चन से मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि मुझे बताओ इनमें से कौन, निम्न में से, निम्न में से कौन एक चर वाली, एक चर वाली रैखिक समीकरण समीकरण नहीं है। तो तुम्हें बताना है कि भाई कौन सा ऑप्शन है ऐसा जो कि एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए x बराबर जीरो, ऑप्शन नंबर बी आपका 2x की घात 2 प्लस 4 x प्लस 6 बराबर 3, 2 x की घात 2 प्लस 4 x प्लस 6 बराबर 4, 2 x की घात 2 प्लस 4 x प्लस 6 बराबर 3, 2 x की घात 2 प्लस 4 x प्लस 6 बराबर 3, 2 x की घात 2 प्लस 4 x प्लस 6 बराबर 3, 2 x की घात 2 प्लस 4 x प्लस 6 बराबर 3, 2 x की घात 2 प्लस 4 x प्लस 6 बराबर 3, 2 x की घात 2 प्लस 4 x प्लस 6 बराबर 3, 2 x की घात 2 प्लस 4 x प्लस 6 बराबर 3, 2 x की घात 2 प्लस 4 x प्लस 6 बराबर 3, 2 x की घात 2 प्लस 4 x प्लस 6 बराबर 3, 2 x की घात 2 प्लस 4 x प्लस 6 बराबर 3, 2 x की घात 2 प्लस 4 x प्लस 6 बराबर 3, 2 x की
प्लस 5 बराबर 0, या फिर ऑप्शन नंबर सी आपका 2x प्लस 3 बराबर 0, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका 1/2y या 1/2u प्लस √2 बराबर 3। हाँ भाई बताओ, इनमें से कौन सी एक चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है? हाँ जी, बहुत इजी क्वेश्चन है भैया। तुम्हें पता है रैखिक समीकरण, एक चर वाली रैखिक समीकरण वो होती है जिनमें एक प्रकार का चर होता है और उस चर की घात सदैव एक होती है। तो इनमें से कौन सी एक चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है? बताओ भाई जल्दी से, बोलो बोलो जल्दी से, मन के राज खोलो, जल्दी बोलो, मन के राज खोलो। टाइमलेस पोल लगा रहा हूं मैं, ठीक है? आराम से सॉल्व करते रहो और मुझे बताते रहो, इतने मैं भी सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले वाले पार्ट की बात करें तो यहां पर तुम्हारे पास चर है एक और उस चर की घात भी कितनी है? एक, ठीक है? तो इसका मतलब ये तो रैखिक समीकरण है, ये तो रैखिक समीकरण है। बल्कि एक चर वाली रैखिक समीकरण है, ये तो हमारी एक चर वाली रैखिक समीकरण है। ठीक है? दूसरा, अब यहां पर अगर देखोगे तुम्हारे पास चर तो खाली एक प्रकार का है, चर तो खाली तुम्हारे पास एक प्रकार का है, लेकिन उस चर की जो घात है वो 2 है, यानी कि एक नहीं है। तो इसका मतलब ये एक चर वाली समीकरण तो है, लेकिन ये रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है रैखिक समीकरण? क्योंकि यहां पर चर की घात 2 है। तो इसका मतलब ये रैखिक समीकरण नहीं है, यानी कि यही आपकी समीकरण है जो एक चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है मेरे लल्लू लाल, समझ में आया ये एक चर वाली रैखिक समीकरण क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर चर की घात 2 है, इसीलिए ये एक चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ। यहां पर तुम्हारे पास एक प्रकार का चर है और उस चर की घात भी एक है, तो ये भी रैखिक समीकरण है, वो भी एक चर वाली। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, एक चर वाली रैखिक समीकरण। और यहां पर अगर तुम लास्ट में देखोगे तो यहां पर भी हमारे पास एक प्रकार का चर है u और उसकी घात भी कितनी है? एक है। तो ये भी हमारी एक चर वाली रैखिक समीकरण ही है। ठीक है, तो भैया हमारा केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है और वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। यही है जो एक चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है, यानी कि यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे लल्लू लाल, समझ में आ गया? समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 84% बालकों ने सही जवाब दिया है। आई होप बाकी के जो हमारे 16% बालक हैं उन्हें भी समझ में आ गया होगा कि ये एक चर वाली रैखिक समीकरण क्यों नहीं है। क्लियर हो गया सबको? जल्दी से बताओ। हाँ जी, वर्षा, नरेश, विष्णु, जय, आयुष, कुशल, फरहान, अभिनव, देव, प्रिंस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ जी, तो आपको फिर से वही बताना है, इनमें से कौन सी एक चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है। हाँ जी, तुम्हें बताना है इनमें से कौन सी एक चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, बताओ भाई, इनमें से कौन सी एक चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है? हाँ जी, बताओ जरा, करो सॉल्व। सेम ऑप्शन, सेम ऑप्शन, बताओ इनमें से कौन सी एक चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ।
बताओ भाई, इजी क्वेश्चन है तो जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आ गया। तो देखो भाई, यहां पर हमारे पास सबसे पहली समीकरण की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास दो प्रकार के चर हैं। दोनों चरों की घात एक है, लेकिन देखो भाई, ये रैखिक समीकरण तो है, ये रैखिक समीकरण तो है, लेकिन ये एक चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास दो प्रकार के चर हैं, ठीक है, इसीलिए ये एक चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है। यहां पर अगर मैं देखूं तो ये है 2x + 4x = 5, जिसे अगर मैं सही से लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2 और 4 6x + 5 = 0। अब यहां पर तुम देखो, तुम्हारे पास एक प्रकार का चर है और उस चर की घात है एक, तो इसका मतलब ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है, ठीक है। इसके अलावा ये देखोगे, यहां पर भी एक प्रकार का चर है, इसकी घात है एक, तो ये भी एक चर वाली रैखिक समीकरण है। और यहां पर भी एक चर है और उसकी घात है एक, तो ये भी एक चर वाली रैखिक समीकरण है, ठीक है। तो केवल एक ही समीकरण है यहां पर जो कि एक चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है, x + y = 0, क्योंकि यहां पर हमारे पास दो प्रकार के चर हैं, क्योंकि यहां पर हमारे पास दो प्रकार के चर हैं, और इसीलिए ये हमारी एक चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है। ये हमारी जो टॉपिक शुरू होने वाला है अब, वो समीकरण है जिसका नाम है दो चर वाली रैखिक समीकरण। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 87% बालकों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। एक बात बताओ, एक सेकंड, ये वाले बालक कौन से हैं? ये 4.56% और एक ये 1.69%, ये लगभग 6-7% जो बालक हैं, ये कौन से बालक हैं भाई? हैं? सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था, सेम ऑप्शन थे, हैं, और उसके बावजूद तुमने, जब लास्ट क्वेश्चन में ये ऑप्शन सही नहीं थे, जब लास्ट क्वेश्चन में ये ऑप्शन सही नहीं थे, तो इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन कैसे सही हो जाएंगे भाई? मतलब ये वाली जो हरकत है, ये तो बिल्कुल, मतलब वो क्या बोलूं अब मैं इसमें, मैं कुछ बोलूंगा तो फिर कहोगे तुम सर डांट रहे हो, कुछ बोल रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये वाली जो हरकत है, ये तो भाई बिल्कुल ही एकदम, मतलब दिमाग बंद करके बैठे हो तुम, वो वाली हरकत है ये तो, ठीक है। जिन्होंने ये इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन लगाया है, ये तो वो वाली हरकत है कि बिल्कुल दिमाग बंद करके बैठे हो तुम। भाई एक काम करो, पोल पे आंसर करने की जरूरत नहीं है, अगर यही काम करना है तो कम से कम ध्यान से सुन तो लो क्या चल रहा है क्लास में। आयुष त्यागी, सुधांशु, अनन्या, महेश, जय, सुमित, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद कासिफ, सॉरी भाई, अभिनव, वर्षा, प्रांजुल। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब हम शुरू करते हैं हमारा क्या, अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, ये तुम्हारा चैप्टर का मेन टॉपिक है, और तुम्हारा जो 10th क्लास है उसमें भी ये काम आता है। मतलब 10th क्या है ये तो समझ लो, अब आगे तक ही काम आएगा, तुम यहां पढ़ोगे और ये तुम्हारे आगे तक काम आएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण की अगर मैं बात करूं, तो तुम्हें पता है एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण वो होते हैं जिनमें आपका केवल एक चर होता है और उस चर की घात
एक होती है, केवल एक चर होता है और उस चर की घात एक होती है। ठीक है, अब दो चर वाले रैखिक समीकरण वो होते हैं जिनमें दो प्रकार के चर होते हैं और उन चरों की घात हमेशा एक होती है। क्या होते हैं भाई? दो प्रकार के चर होते हैं और उन चरों की घात हमेशा एक होती है। उन्हें हम बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि रैखिक समीकरण होने के लिए चरों की घात एक होनी चाहिए और दो चर वाली समीकरण होने के लिए दो प्रकार के चर होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब अगर मैं तुम्हें यहां पर एग्जाम्पल दूं तो मान लो मैं एग्जाम्पल देता हूं तुम्हें, तुम्हारा 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, या फिर 1/2u प्लस √2v प्लस 3 बराबर 0, या फिर आपका 4x प्लस 7/2x प्लस 4 बराबर 0, या फिर आपका 3p माइनस 4/3q प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं देखूं तो सबसे पहली वाली समीकरण, एक और लिख लेते हैं, आपका √3x² प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर अगर हम देखें तो बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहली समीकरण की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कितने प्रकार के चर हैं भाई? हमारे पास टोटल दो प्रकार के चर हैं और दोनों चरों की जो घात है वो एक है। यहां पर x की घात भी एक है, y की घात भी एक है। तो ये वाली जो समीकरण है वो हमारी क्या है? ये वाली समीकरण हमारी एक दो चर वाली रैखिक समीकरण है। संजय अभी देखता हूं भाई डाउट, मैं बहुत देर से तेरा कमेंट देख रहा हूं, अभी देख रहा हूं डाउट। ठीक है, अगला वाला देखो, यहां पर भी तुम्हारे पास एक चर है u, एक चर है v, एक चर है u और एक चर है v। दो प्रकार के चर हैं और दोनों की जो घात है वो एक है। ठीक है, तो दो प्रकार के चर हैं और दोनों की घात एक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है तुम्हारा एक दो चर वाला रैखिक समीकरण। ये भी एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, अगली समीकरण अगर तुम देखोगे तो यहां पर तुम्हारे पास x दो बार आ रहा है, लेकिन ये यहां पर तुम्हारे पास दो प्रकार के चर नहीं है। यहां पर तुम्हारे पास दो प्रकार के चर नहीं है, चर तुम्हारे पास खाली एक ही प्रकार का है, वो है x। x आ दो बार रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन है तो खाली एक ही प्रकार का चर, खाली एक ही प्रकार का चर है ना, x है, दो प्रकार का तो नहीं है। यहां पर दो प्रकार के थे u और v, यहां पर दो प्रकार के थे x और y, लेकिन यहां पर खाली एक प्रकार का चर है। ठीक है, और अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि 4 दूनी 8 x प्लस 7x बटे में 2 प्लस 4 बराबर 0। तो अगर मैं इसे जोड़ूंगा तो 8 और 7 हो जाएगा 15/2, 15/2 गुणा x प्लस 4 बराबर 0। तो यहां पर तुम्हारे पास खाली एक प्रकार का चर है और उस चर की घात एक है। ठीक है, तो ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है, ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है, ना कि दो चर वाली। ठीक है, तो अगर किसी भी समीकरण में एक ही चर दो बार आ जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो दो चर वाली रैखिक समीकरण हो गई, नहीं, वो रहेगी एक चर वाली ही रैखिक समीकरण। दो चर वाली रैखिक समीकरण बनने के लिए उसे दो प्रकार के चर चाहिए और उन चरों की जो घात है वो एक होनी चाहिए। समझ में आया? अगला वाला देखो भाई, यहां पर एक चर है p और दूसरा चर है q, दो प्रकार के चर हो गए और दोनों चरों की जो घात है वो एक है। इसका मतलब ये भी तुम्हारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, ये भी तुम्हारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अगला अगर तुम देखोगे तो यहां पर तुम्हारे पास दो चर हैं x और y। ठीक है, एक चर की घात है एक, लेकिन दूसरे चर की घात है 2,
और भैया क्योंकि यहां पर चर की घात जो है वो एक नहीं है, चर की घात एक नहीं है, इसका मतलब सिंपल है कि ये तुम्हारा एक दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि भैया देखो, रैखिक समीकरण होने के लिए तुम्हारा चर की घात जो है वो एक होना जरूरी है, चर की घात जो है वो एक होना जरूरी है, और यहां पर चर की घात एक नहीं है, चर की घात दो है, इसीलिए ये आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, ये सॉरी ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? हाँ जी, समझ में आ गई बात? जल्दी बताओ, चमका कि नहीं चमका? हाँ भाई, समझ में आ गई बात? चलो, चमक गया बढ़िया से। अब देखो, तो इसकी अगर मैं परिभाषा बताऊं, इसकी अगर मैं परिभाषा बताऊं, तो कोई भी समीकरण, जो समीकरण आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप की है, जहां ए बी व सी वास्तविक संख्याएं हैं, ए बी व सी वास्तविक संख्याएं हैं, वह आपका ए तथा बी, ए तथा बी एक साथ शून्य ना हो और x व y चर हैं, वह समीकरण, जो समीकरण ax प्लस वाई प्लस रूप की है, जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं तथा ए व बी एक साथ शून्य ना हो और एक्स वाई चर हैं, दो चर वाली रैखिक समीकरण, दो चर वाली रैखिक समीकरण कहलाती है। तो बेसिकली अब आपको क्या करना है, आपको दो चर वाली रैखिक समीकरण पहचानने के लिए देखना है कि क्या वो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप की है। ठीक है, अगर है तो भैया वो आपकी दो चर वाली रैखिक समीकरण है, या फिर मैं बोलूं ऐसी समीकरण जिसमें दो प्रकार के चर होंगे और दोनों चरों की घात हमेशा क्या होगी भाई? हमेशा आपका एक होगी, वो हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे। ठीक है, अब यहां पर तुम्हें एक चीज से कंफ्यूजन होगी कि आपने बोला सर एबीसी वास्तविक संख्याएं हैं क्योंकि वो तो अचर हैं, ठीक है, और आपने बोला ए और बी एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, एक साथ शून्य नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसका क्या मतलब है? तो देखो, अगर तुमने ए को भी 0 कर दिया और बी को भी 0 कर दिया तो क्या बनेगा तुम्हारे पास? 0 गुणा एक्स प्लस 0 गुणा वाई प्लस सी बराबर 0। इसे हल करोगे, 0 गुणा एक्स कितना हो गया? 0 प्लस 0 गुणा वाई कितना हो गया? 0 प्लस सी बराबर 0। तो इसे हल करने के बाद आ गया 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 प्लस सी बराबर 0 हो गया। तो जब अगर तुमने ए और बी दोनों को एक साथ 0 कर दिया, अगर तुमने ए और बी दोनों को एक साथ 0 कर दिया तो समीकरण के अंदर चर तो बचे ही नहीं, क्योंकि सी तो वास्तविक संख्या है, सी तो वास्तविक संख्या है, तो समीकरण के अंदर चर तो बचे नहीं, और अगर चर नहीं बचे तो इसका मतलब क्या है?
कि ये तो ना तो ये दो चर वाली रैखिक समीकरण बचेगी, ना ये एक चर वाली रैखिक समीकरण बचेगी। समझ रहे हो? तो इसीलिए ए और बी एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए, ए और बी एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए। लाओ अब डाउट दिखाओ, क्या डाउट है तुम्हारे? दिनेश भाई, अभी जो मैं करा रहा हूं वो सब छोड़ के तू पहले वो कर ले, ठीक है? कल की क्लास में मैंने बोल दिया था कि भाई मैं वो वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डलवा दूंगा और जब मैं डलवाऊंगा मैं बता दूंगा, लेकिन आत्मा परेशान है। जो कराना है वो समझोगे नहीं, फिर इस वाले टॉपिक का लेक्चर मांगोगे, फिर अगले लेक्चर अब अगले चैप्टर में कि सर जी वो टॉपिक जो पढ़ाया था दो चर वाले रैखिक समीकरण वो समझ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जब समझा रहा था तब तो कमेंट करने में लगे हुए थे पिछले चैप्टर का। अरे मेरे भाई, जब पिछली क्लास में मैंने समझा दिया कि मैं रिकॉर्ड करके डलवा दूंगा और जब मैं डलवाऊंगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, है ना? सर रूट वाला समीकरण सॉल्व करके बता दो। कौन सा रूट वाला बेटा? कौन सा? चलो अभी जहां पर आएगा मैं वहां पर बता दूंगा। सर ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी समझ नहीं आया। रश्मि देखो ना, आप इस चीज को देखो, आप इस चीज को देखो रश्मि कि ए एक्स प्लस बी वाई किस रूप में है। तुम ध्यान से सुनो, यहां पर तुम्हारे पास दो चर हैं एक्स और वाई, ठीक है, और दोनों चरों की घात जो है वो एक है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? ये दो प्रकार के चर हो गए, ठीक है। तो दो चर वाली समीकरण है और दोनों चरों की घात एक है, तो इसका मतलब ये दो चर वाली रैखिक समीकरण है। तो जो भी समीकरण इस रूप की होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप की होगी, ठीक है, वो सारी की सारी समीकरणें दो चर वाली रैखिक समीकरण होंगी। ए बी सी की जगह पर तुम कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हो। ए की जगह पर एक ले लिया, दो ले लिया, रूट दो ले लिया, -1/2 ले लिया, कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने उसे जनरल फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अगर एक चर 0 हो तो अनुष्का, इसका भी मैं अभी आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा, एक क्वेश्चन में इस चीज को हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, परेशान मत हो। सर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी नहीं हो सकता निशांत, नहीं, क्योंकि हम गुणांकों को चिन्ह की तरह लेते हैं, चिन्ह के साथ लेते हैं। तो मैं अभी तुम्हें वो भी समझाऊंगा कि जहां पर माइनस आएगा उसे हम ऐसे कैसे बनाएंगे, जब हमारे पास माइनस आएगा तो उसे हम ऐसा कैसे बनाएंगे वो भी बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। बेटा अमित, मैथ्स हार्ड नहीं है, ठीक है। मैथ्स तब तक हार्ड है जब तक तुम मैथ्स से भागते रहोगे, जब तक तुम उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझकर उस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं करोगे, तब तक मैथ्स हार्ड है। जिस दिन से तुमने वो करने लगे उस दिन के बाद से मैथ्स सबसे ज्यादा इजी सब्जेक्ट है। बेटा यूट्यूब पर राजस्थान बोर्ड के लिए एक अलग से चैनल बना हुआ है, ठीक है, तो तुम राजस्थान बोर्ड के क्वेश्चन वहां से देख सकते हो। बेटा रूट सॉल्व करना हमने 7वीं क्लास में सीखा था शायद, रूट की वैल्यू निकालना। अगर रूट की वैल्यू निकालने की ही बात कर रहे हो तुम, रूट 2 रूट 3 इसकी वैल्यू निकालने की ही बात कर रहे हो, तो 7वीं क्लास में सीखा था। बाकी मैं जहां पर जरूरत पड़ेगी रूट 2 रूट 3 रूट 5 इसे कैसे सॉल्व करते हैं एक बार और बता दूंगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। सर आप एक ऐसा डीपीपी दो जिसमें पॉलिनोमियल के 50 क्वेश्चन हो। ठीक है भाई, और कुछ? सर जो डीपीपी में आप कल नहीं पढ़ाए थे वो भी आया है। तबरेज, आज की क्लास में जो पढ़ाया है वो कल की डीपीपी में आ गया होगा कई बार, क्योंकि मुझे कल की क्लास में ये कवर करना था, बट बच्चों को बेसिक ही क्लियर नहीं था। समझ रहा है तू कि 8वीं क्लास का ही टॉपिक क्लियर नहीं था, तो कल की पूरी क्लास एक चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ाने में चली गई मेरा, ठीक है, जबकि मुझे पढ़ाना दो चर वाला रैखिक समीकरण था। समझो इस बात को, ठीक है। तो वो उन्हें तो यही लगा कि मैं दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ाऊंगा, तो उन्होंने तो आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, कल की पूरी लेक्चर जो है वो एक चर वाली रैखिक समीकरण की रह गई। फनी भूषण बेटा जब होगी तो मैं बता दूंगा। गुड इवनिंग रश्मि, रूट को सॉल्व करने की वैल्यू की जहां पर जरूरत पड़ेगी, सर x बराबर 0 हो तो
मैंने क्या कहा, x बराबर 0 हो तो ये तो एक चर वाली रैखिक समीकरण हो गई। अभी दिया तो था इसका एग्जाम्पल प्रशांत, x बराबर 0 हो तो ये तो एक चर वाली रैखिक समीकरण हो गई ना। इसका एग्जाम्पल अभी दिया तो था। तुम्हारे पास खाली एक प्रकार का चर है, x एक प्रकार का चर है और उसकी घात कितनी है, एक है। तो x बराबर 0 क्या हो गई, एक प्रकार का चर है उसकी घात एक है, तो ये क्या हो गई, एक चर वाली रैखिक समीकरण हो गई। नहीं भाई उत्कर्ष अभी तो नहीं जा रहा हूं, चलो भाई आ जाओ वापस से। हाँ जी, तो यहां तक की कहानी सबको क्लियर है? यहां तक की कहानी में किसी को कोई डाउट है, जल्दी से बताओ। यहां तक की कहानी में किसी को कोई डाउट है, जल्दी से बताओ। बताओ बताओ जल्दी बताओ भाई। हाँ आ जाओ। तो अभी और दो तीन एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है आओ बताओ भाई। तो हमें पता है कि कोई भी समीकरण जो है अगर वो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप की है तो वो आपकी दो चर वाली रैखिक समीकरण होगी। मतलब अगर किसी समीकरण में दो प्रकार के चर हैं, ठीक है, और उन दोनों चरों की घात एक है तो वो आपकी दो चर वाली रैखिक समीकरण होगी। जिसे भी क्लियर नहीं है एक बार देखते चलो, ठीक है, एक बार देखते चलो। आ जाओ अब यहां पर अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे तो मैं अलग अलग एग्जाम्पल बता रहा हूं और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उन सारे एग्जाम्पलों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है। ठीक है चलो आ जाओ देखो भाई। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, मान लो सबसे पहले मैंने लिखा 2x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0। ठीक है पहली चीज। दूसरी आपका 1/2x प्लस 3y बराबर -4। ठीक है। तीसरी √2x माइनस 4y प्लस 6 बराबर 0। ठीक है। चौथी माइनस के 3x माइनस 4y माइनस प्लस 9 बराबर 0 या बराबर 9 माइनस के 9। ठीक है। अब ये सारी समीकरणें तुम्हारे सामने लिखी हैं, तुम्हें इन सबको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है। ठीक है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है इन सारी समीकरणों को। ठीक है मैं कुछ और एग्जाम्पल अभी आगे भी कराऊंगा, कुछ और एग्जाम्पल मैं अभी आगे भी कराऊंगा। पोल नहीं है अभी, अभी कोई पोल नहीं है, इसके बाद पोल आएगा। ठीक है अब तुम देखो सबसे पहली वाली समीकरण जो है तुम्हारी, सबसे पहली वाली समीकरण जो है वो पहले से ही ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। ठीक है पहली समीकरण पहले से ही ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। यहां पर तुम्हारे पास दो चर हैं और दोनों चरों की घात एक है, तो इसका मतलब ये तुम्हारी दो चर वाली रैखिक समीकरण है। और ये क्या है, ये पहले से ही तुम्हारा दो चर वाली रैखिक समीकरण रूप के व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। ठीक है अगर तुम्हें यहां से तुलना करके a b और c का मान निकालना है तो वो क्या होगा, क्या होगा, तो देखो
x की गुणा में जो संख्या है वो a है, x की गुणा में जो संख्या है वो a है, तो समीकरण में जो x की गुणा में संख्या होगी वो a हो जाएगी। तो यहां से अगर तुम्हें मान निकालना है a का, तो a बराबर हो गया 2 के, तुलना करने पर, ठीक है। आपका y की गुणा में जो संख्या है वो b है, तो समीकरण में जो y की गुणा में संख्या हो जाएगी वो b हो जाएगी। जैसे कि यहां पर y की गुणा में है 4, तो b बराबर हो गया 4 के, ठीक है। और आपका अचर पद, इसे हम बोलते हैं अचर पद, जहां पर कोई चर नहीं होता, जहां पर कोई चर नहीं होता उसे हम बोलते हैं अचर पद। ये x का गुणांक है, ये y का गुणांक है, ये अचर पद है, ठीक है। तो अचर पद अगर आप देखोगे तो यहां पर अचर पद है आपका कितना, अचर पद है आपका 5, तो c बराबर आ गया 5 के। तो आप देख सकते हो कि ये समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, अर्थात ये क्या है, ये एक दो चर वाली रैखिक समीकरण है। अगले वाले में अगर मैं देखता हूं, तो अगले वाले को अगर आप देखोगे तो यहां पर आपका ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है, क्योंकि इसमें बराबर में क्या आ रहा है, बराबर में 0 आ रहा है, तो हमें यहां पर भी बराबर में 0 लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल इस -4 को उठाकर इधर ले जाएंगे, तो मेरा क्या बन जाएगा, देखो ये मेरा बन गया 1/2x प्लस 3y -4 इधर आकर हो गया +4 बराबर 0। हो गया, हो गया, हो गया। कोई डाउट है, कोई डाउट है इसमें? अब देख लो जरा, यहां पर आपका ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में आ गई है। और अगर तुलना करके तुम्हें ए बी सी का मान बताना हो तो x का गुणांक है a, तो यहां पर x का गुणांक कितना है, 1/2, y का गुणांक है b, तो यहां पर y का गुणांक कितना है आपका 3, और आपका अचर पद है c, यहां पर आपका अचर पद कितना है 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का रूप, ठीक है। तो दो चर वाली रैखिक समीकरण जो है, कोई भी दो चर वाली रैखिक समीकरण जो है उसे आप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिख सकते हो। अब जैसे कि ये है, यहां पर आपका ये वाली जो समीकरण है ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि यहां पर प्लस की जगह पर बीच में माइनस आ रहा है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्लस की जगह पर बीच में माइनस आ रहा है। तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे? तो देखो, तुम्हें यह पता है ना, तुम ये जानते हो ना कि अगर कहीं पर लिखा है प्लस गुणा ब्रैकेट के अंदर माइनस के a, तो उसका मतलब क्या होता है भाई, बताओ जरा मुझे। अगर कहीं पर लिखा हुआ है प्लस गुणा ब्रैकेट के अंदर माइनस के a, तो उसका मतलब क्या होता है? हाँ जी बताओ, उसका मतलब क्या होता है? अगर कहीं पर लिखा हुआ है प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस a, उसका मतलब क्या होता है? बताओ भाई, क्या होगा इसका मतलब? बिल्कुल सही बात, माइनस होगा। जैसे ही तुम ब्रैकेट ओपन करोगे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के a आ जाएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तुम जानते हो, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस के a आ जाएगा। तो अगर कहीं पर माइनस के a लिखा हुआ है तो मैं उसे लिख सकता हूं प्लस इंटू ब्रैकेट के अंदर माइनस है। अगर कहीं पर माइनस के a लिखा हुआ है तो मैं उसे लिख सकता हूं प्लस इंटू ब्रैकेट के अंदर माइनस है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना, लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो सेम चीज हम यहां पर करेंगे। ये क्या हो जाएगा, देखो भाई, √2x, और ये जो माइनस के 4 है, ये जो माइनस के 4 है, इसे हम लिख देंगे जैसे माइनस a को हम लिख सकते हैं प्लस इंटू माइनस के a, ऐसे ही हम इस -4 को लिख सकते हैं कितना, आपका प्लस इंटू ब्रैकेट के अंदर माइनस के 4y। क्योंकि तुम जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे
प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में होगी, प्लस इंटू -4 हो जाएगा -4। तो जैसे हम -a को लिख सकते हैं प्लस इंटू -a, हमने सेम टू सेम वैसे ही लिख दिया आपका क्या, प्लस इंटू -4 गुणा y। ठीक है, आगे है हमारे पास +6 बराबर 0। ठीक है, तो अब अगर मैं तुलना करूं तो a b c का मान क्या होगा, a होगा x का गुणांक जो कि है √2। ठीक है, b होगा y का गुणांक जो कि कितना है भाई, जो कि है -4, जो कि है -4। और c होगा आपका अचर पद जो कि है 6। चमका के नहीं चमका, हां जी, चमका के नहीं चमका, जल्दी से बताओ भाई, चमका के नहीं चमका। चमक गया? आ जाओ तो अगला क्वेश्चन बताओ मुझे। सेम कहानी यहां पर है, सेम कहानी यहां पर है। तो देखो भाई, आपका ये वाली समीकरण भी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है, तो आप इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में कैसे लाओगे? देखो भाई, यहां पर है -3x, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर -3 इंटू एक्स। सेम जैसे यहां पर -4 को लिखा था, ब्रैकेट खोलोगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पर -4y को हम क्या लिख देंगे, प्लस ब्रैकेट के अंदर इंटू -4y, क्योंकि जैसे ही ब्रैकेट खोलोगे प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -4y हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 9 इधर आकर हो जाएगा प्लस का 9 बराबर 0 के। ठीक है, माइनस का 9 इधर आकर हो जाएगा प्लस का 9 बराबर 0 के। ठीक है, और यहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा, ए बी सी का मान मिल जाएगा। क्या, ए बी सी का मान जो मिल जाएगा तुम्हें मिल जाएगा, ए हो गया कितना, ए हो गया कितना, ए हो गया आपका -3, बी हो गया आपके पास -4, और सी हो गया आपके पास 9। ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज समझ में आ गई। क्या समझ में आया, यहां से हमें एक चीज समझ में आई कि जो चरों के गुणांक है, हमने बहुपद में भी ये चीज समझी थी और मैं यहां पर भी तुम्हें ये चीज समझा रहा हूं कि जो तुम्हारे चरों के गुणांक हैं वो तुम कैसे लोगे, हमेशा चरों के गुणांक हमेशा चिन्ह के साथ लिए जाएंगे। जैसे कि यहां पर 2 प्लस का था, 4 प्लस का था, 5 प्लस का था, तो ए आया प्लस का 2, बी आया प्लस का 4, सी आया प्लस का 5। ठीक है, यहां पर आपका 1/2 प्लस का था, 3 प्लस का था, -4 इधर जाकर प्लस का 4 हो गया, तो 1/2 प्लस का हो गया, 3 प्लस का हो गया, 4 प्लस का हो गया। ठीक है, तो यहां पर ए का मान प्लस का 1/2 आया, बी का मान 3 आया, सी का मान 4 आया। यहां पर देखो, √2 प्लस का था, 4 माइनस का था, 6 प्लस का था, तो इसके जो गुणांक हैं वो कैसे आए हैं, चिन्ह के साथ आए हैं। ए बराबर √2 प्लस का है, ठीक है, बी बराबर क्या है, माइनस का 4 है। क्या है, माइनस का 4 है। बेटा आर्टिस्ट सत्यमपाल 2 मिनट रुक जा, पहुंच रहा हूं, अभी वहां पे पहुंच रहा हूं। ठीक है, बी बराबर क्या आया है, -4 आया है, और सी आपका +6 आया है। तो यहां पर जो गुणांक प्लस में था वो प्लस में आया है, जो माइनस में था वो माइनस में आया है। सेम चीज नीचे देखो, यहां पर -3 था, -4 था, और -9 इधर आकर +9 हो गया, तो -3 -4 +9, तो गुणांक भी -3 -4 और +9 आए हैं। तो गुणांक हमेशा चिन्ह के साथ लिए जाएंगे, गुणांक हमेशा चिन्ह के साथ लिए जाएंगे। तो अगर मैं तुमसे सीधा सीधा बोलूं कि भैया मान लो तुम्हारे पास एक ये समीकरण है कि भैया तुम्हारा 2x - 5/2y प्लस
और -3 बराबर 0। ठीक है, और इस समीकरण से मुझे ए बी सी का मान बताओ तो क्या होगा भैया? ए बी और सी का मान क्या होगा? तो भाई तुम्हें पता होना चाहिए कि भैया ए बी सी का मान क्या होगा। तुम डायरेक्टली इसकी तुलना करो किससे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से, और यहां से तुम्हें पता चलेगा जो x की गुणा में है वो a है यानी कि आपका 2, जो y की गुणा में है वो b है यानी कि -5/2। तुम्हें पता चल चुका है, तुम्हें पता चल चुका है कि गुणांक हमेशा किसके साथ लिए जाते हैं? गुणांक हमेशा चिन्हों के साथ लिए जाते हैं। तो यह आ जाएगा -5/2 और यह आ जाएगा आपका अचर पद कितना? -3। अचर पद आ जाएगा आपका c बराबर -3। ठीक है, गुणांक हमेशा चिन्ह के साथ लिए जाते हैं। और अगर तुम्हें इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है तो वो भी लिख सकते हो तुम। देखो 2x -5/2 को कैसे लिख देंगे? बताया था मैंने, माइनस ए को कैसे लिखते हैं? प्लस इंटू माइनस के ए, तो प्लस इंटू माइनस के 5/2 गुणा वाई। और सेम चीज -3 को कैसे लिख देंगे? प्लस इंटू -3 बराबर 0। बन गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का रूप। बन गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का रूप। हाँ जी, तो ये है आपका, किसी भी समीकरण को आप इस तरीके से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिख सकते हो। अब जिस भी बालक को डाउट है वो अपने सारे डाउट सेक्शन में डालो, मैं चेक कर रहा हूं। हाँ जी, एक चीज और, मान लो तुम्हारे पास है कोई रैखिक समीकरण x -2 बराबर 0, तो इसे आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है। ठीक है, इसे आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे भाई? देखो, यहां पर x की गुणा में कुछ नहीं है, x की गुणा में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहां पर खाली x की गुणा में कुछ नहीं है, तो मतलब 1 होगा, क्योंकि 1 गुणा x x हो जाएगा। श्याम जी अभी डाउट बता रहा हूं, सारे डाउट क्लियर करूंगा, जितने भी डाउट है तुम लोगों के सारे डाउट सेक्शन में डाल दो, मैं सारे डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, तो x की गुणा में कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? 1 गुणा x -2 बराबर 0। अब यहां पर तुम देखोगे ये खाली एक, यहां पर तुम्हारे पास खाली एक चर है। ठीक है, एक चर है यानी कि ये तुम्हारी एक चर वाली रैखिक समीकरण है, एक चर वाली रैखिक समीकरण है ये। ठीक है, लेकिन हम एक चर वाली रैखिक समीकरण को दो चर वाली रैखिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो, जैसे आपका x की गुणा में कुछ नहीं था तो ये हो गया, यहां पर x की गुणा में कुछ नहीं था 1 हो गया। अब यहां पर तुम्हारे पास y वाला चर नहीं है, यहां पर तुम्हारे पास y वाला चर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं 1 गुणा x प्लस 0 -2 बराबर 0, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा इस समीकरण पे? हाँ भाई, क्या कोई फर्क पड़ेगा इस समीकरण पे अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं कि 1 गुणा x प्लस 0 -2? 0 -2 कितना होगा? -2 ही हो जाएगा। तो 0 को जोड़ने से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 0 को जोड़ने से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इस 0 को लिख दूं ऐसे 1 गुणा 0 गुणा y, 1 गुणा x प्लस 0 गुणा y -2 बराबर 0। हाँ जी, तो मेरे पास जो चर नहीं था, मेरे पास जो चर नहीं था, y चर नहीं था, तो मैंने y की गुणा 0 में करके लिख दिया और उसे जोड़ दिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन गया? 1 गुणा x प्लस 0 गुणा y -2 बराबर 0। ठीक है, 1 गुणा x प्लस 0 गुणा y -2 बराबर 0। जो चर यहां पर नहीं है उसकी गुणा में 0 लिखकर उसे क्या करो? जोड़ दो। ठीक है, अब ये तुम्हारी समीकरण ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के रूप में आ चुकी है, जिसकी तुलना अगर तुम करोगे तो तुम्हें x का गुणांक मिलेगा यहां पर 1, तुम्हें y का गुणांक क्या मिलेगा? क्योंकि भैया y तो चर ही नहीं था, y तो चर ही नहीं था, और y चर नहीं था तो इसका मतलब क्या है? y चर नहीं था तो इसका मतलब इसका गुणांक 0 है।
ठीक है, और तुम्हारा अचर पद कितना हो गया, अचर पद हो गया -2, c बराबर हो गया -2। ठीक है, सेम ऐसे ही एक और एग्जांपल है, सेम ऐसे ही एक और एग्जांपल है। मान लो तुम्हारे पास आ जाए कितना, तुम्हारे पास आ जाए ये 2x - 3y बराबर 0। ठीक है, अब तुम अगर इस समीकरण को देखोगे, अब अगर तुम इस समीकरण को देखोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो तुम देखोगे यहां पर x का गुणांक a है, y का गुणांक b है, लेकिन यहां पर तुम्हारा अचर पद c है ही नहीं, यहां पर तुम्हारा अचर पद c है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, आपको कैसे लिखना है इसे, आपको अगर इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है तो आप लिख सकते हो -3 को आप लिख दोगे प्लस ब्रैकेट के अंदर -3 गुणा y, और क्योंकि यहां पर अचर पद c नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं उसे 0 लिख दूंगा। तो भैया तुम्हें पता है 3y प्लस 0 कितना होगा, 3y हो जाएगा, 0 को जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 3y प्लस 0 3y हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, बराबर 0। अब अगर तुम इसकी तुलना करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, x का गुणांक a आ गया 2, y का गुणांक b आ गया -3 और अचर पद c आ गया 0। ठीक है, अचर पद c आ गया 0। हाँ तो हरिओम, मैंने बोला था 0 गुणा x प्लस 0 गुणा y, a और b एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, a और b एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। तो यहां पर a 0 है क्या, नहीं है, 1 है, b 0 है, हमें फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। a और b एक साथ 0 हो गए तो सारे चर हट जाएंगे, a और b एक साथ 0 हो गए तो सारे चर हट जाएंगे, वो हमारे लिए दिक्कत वाली बात है। ठीक है, वो हमारे लिए दिक्कत वाली बात है। अनन्या बस 1 मिनट रुक जाओ, अभी डाउट ले रहा हूं मैं तुम्हारे। ठीक है, बस 1 सेकंड दो मुझे, एक एग्जाम्पल और देखो। मान लो आपको दे दिया जाए सीधा 2x - 4 या 2x - 5 - 11 बराबर 0, सॉरी 2x नहीं, 3y - 11 बराबर 0। तो भैया अब इस समीकरण में क्या है, इस समीकरण में खाली हमारे पास एक चर है y, x नहीं है। ठीक है, x नहीं है तो हम क्या करेंगे भैया, x नहीं है तो जो चर नहीं है उसकी गुणा में 0 लेंगे और उसे इस समीकरण में जोड़ देंगे। तो 0x प्लस 3y - 11 बराबर 0, ये बन गया ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का रूप। यहां से a का मान कितना आ जाएगा भाई, a हो जाएगा तुम्हारा x का गुणांक जो कि है 0, b हो जाएगा तुम्हारा अचर y का गुणांक जो कि है 3, और c हो जाएगा तुम्हारा अचर पद जो कि है -11, क्योंकि चिन्ह के साथ लिए जाते हैं गुणांक, क्योंकि चिन्ह के साथ लिए जाते हैं गुणांक। ठीक है, तो ए बी सी के ये मान हो गए। तो भैया देखो, तुम्हारी जो पहली एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब तुम्हें जो भी डाउट है तुम कमेंट में डालो, मैं सारे सॉल्व करता हूं। दिखाओ लो क्या डाउट है भाई। सर तो हमें ये क्वेश्चन बहुत सारे दे देना, लगभग 50। ठीक है अमित भाई, तुम्हें इतने क्वेश्चन पिछली क्लास में भी तुम्हें क्वेश्चन मिले होंगे, क्लास में भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, पिछली क्लास की जो डीपीपी है उसमें भी तुम्हें क्वेश्चन मिले होंगे, क्लास में भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो वो उतने हो जाएंगे कि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है सर, यूपी बोर्ड में क्लास 9th एंड 10th हिंदी फाउंडेशन के चैनल था, अब उसे यूपी बोर्ड का क्यों कर दिया गया है, क्या सिर्फ अब उस पे यूपी बोर्ड वाले ही बच्चे पढ़ेंगे या फिर कुछ और भी पढ़ेंगे? बेटा देख दिनेश, सिंपल सी बात यह है कि जो यूपी बोर्ड वाला वो चैनल जो है ना, वो स्पेसिफिक यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए इसलिए हो गया है क्योंकि हर एक स्टेट बोर्ड के बच्चे के लिए अलग अलग चैनल खुल रहे हैं अब। ठीक है, पीडब्ल्यू के, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अब देखो राजस्थान बोर्ड का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, हिंदी वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट है। ठीक है, और तुम्हारा बिहार बोर्ड का सिलेबस थोड़ा अलग हो सकता है, यूपी का थोड़ा अलग है, सीबीएसई का थोड़ा अलग है। तो उस केस में फिर क्या होता है कि यार जब लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो अब क्या किया गया है कि हर स्टेट के लिए एक अलग चैनल बना दिया गया है पीडब्ल्यू का। ठीक है, ताकि तुम लोग वहां पर जाकर स्पेसिफिकली अपने बोर्ड की तैयारी कर सको, तुम्हें वहां के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराए जा सकें। ठीक है, तो इसीलिए राजस्थान बोर्ड का एक सेपरेट चैनल बन गया है भाई, यूपी बोर्ड का जो हमारा वाला चैनल था वो एक सेपरेट चैनल हो गया है। ठीक है, बिहार बोर्ड का एक सेपरेट चैनल बन चुका है। ठीक है, 9th 10th के लिए भी। ठीक, तो तुम लोगों के लिए ही फायदेमंद है वो चीज। चलो सर, और अगर बी और सी लगातार 0 हो तो चलेगा? हाँ चलेगा। मान ले तूने ले लिया 2x बराबर 0, तो इस समीकरण को कैसे लिखेगा, ax प्लस बी वाई के रूप में। तो ax प्लस 0y प्लस 0 बराबर 0, तो यहां पर b भी 0 है और तेरा c भी 0 है।
ठीक है, सिंपल सी बात है। अमित भाई मिलना है, कभी मौका मिलेगा तो जरूर भाई। सर कॉपी बना, अनुष्का अच्छी बात है भाई, बना लोगे तो जब एग्जाम के टाइम पे तुम्हारे ये काम आएगी, सीधी सी बात है। सर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो, कर दिया भाई। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए बी सी का मान, बेटा ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, तो तुम देख सकते हो यहां पर ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। ए का मान 0 भी हो सकता है, 3 है, -11 भी है, 2 भी है, -3 भी है, 0 भी है, ठीक है। आपका -5/2 भी है, -3 भी है, ठीक है। आपका रूट भी है, 1/2 भी है। तो भैया ए बी सी जो है वो वास्तविक संख्या हो सकती है कोई सी भी, ठीक है, वो कोई सी भी वास्तविक संख्या हो सकती है। कुणाल बेटा इसका प्लानर देखना पड़ेगा तुम्हें एक बार। सर ये एग्जाम में कितने नंबर का आएगा? बेटा 1, 2 और 3 नंबर के बहुत सवाल आते हैं इससे। आर्यन मैं आधे क्वेश्चन अपने आप से करा देता हूं, आधे क्वेश्चन मैं बुक के ले लेता हूं, तो फिर ठीक है। अगर तुम्हें प्रॉपर एनसीईआरटी ही सॉल्यूशन चाहिए तो मैं करा दूंगा, एनसीईआरटी ही सॉल्व करा दूंगा पूरी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। करा दूंगा भाई, रेजुल करा दूंगा, क्लियर करते हैं। हेलो अहाद खान, सर ये x प्लस वाई कॉमन है क्या? मतलब ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ऐसा ही मिलेगा क्या? y प्लस एक्स होगा तो क्या करेंगे? बेटा बात तो वही है। रश्मि एक बात बता, तू किसी चीज को y प्लस एक्स लिख या x प्लस वाई लिख, बात तो एक ही है। और अगर तुम कहना चाहते हो कि क्या सर हमें एक ही प्रकार के चर मिलेंगे, हमें और चर नहीं मिलेंगे x और y के अलावा, तो ऐसा नहीं है। मैं अभी दिखा देता हूं, अभी और एग्जांपल करा देता हूं मैं तुम्हें, और अच्छे समझ में आ जाएगा। प्रिंस भाई थोड़ा फोकस कर, क्लियर हो जाएगा। बाकी कोई डाउट है तो डाल, मैं क्लियर करता हूं उसे। हेलो विकास, अनस भाई फोन नंबर नहीं दे सकता, ये बता चुका। ये तुम्हें प्लानर चेक करना पड़ेगा। महेश भाई क्या चीज समझने में दिक्कत हो रही है? मिथुन भाई आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। सर अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 2x प्लस 3 हो तो क्या वो एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है? बिल्कुल है भाई, क्योंकि तू यहां पर देख, तेरे पास दो प्रकार के चर हैं, एक्स वाई और एक्स, ठीक है। एक्स 2 बार आ रहा है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तू कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास आ जाए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 2x प्लस 3, है ना, तो इन दोनों को उठाकर इधर ले आ। तेरे पास क्या आएगा? ए एक्स प्लस का 2x इधर आकर हो गया माइनस के 2x प्लस बी वाई प्लस सी और प्लस का 3 इधर आकर हो गया माइनस के 3, ठीक है। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन लेगा, अंदर बचेगा a माइनस 2x प्लस बी वाई प्लस सी -3, ठीक है, बराबर 0। बन गई तेरी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप की समीकरण। यहां पर देख तू, तेरे पास एक ही प्रकार का, दो ही प्रकार के चर हैं, एक है x दूसरा है y और दोनों की घात 1 है, तो ये दो चर वाली रैखिक समीकरण ही तो है। पूरी समीकरण में खाली दो प्रकार के चर होने चाहिए और उन दोनों की घात 1 होनी चाहिए। पूरी समीकरण में खाली दो प्रकार के चर होने चाहिए और उन दोनों की घात 1 होनी चाहिए, बात खत्म, ठीक है। समझ में आया? महेश गहलोत, हाँ वर्ड प्रॉब्लम भी आएंगी अमित, अभी आगे आएंगी। ग्राफ वाला आज ही बताओगे अमित? आज शायद ग्राफ वाला नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है। क्वार्टरली एग्जाम अगस्त में है विद 2, अच्छी बात है बेटा। कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं एक बार कमेंट में जरूर बता दियो, मैं देख लूंगा, ठीक है। किशन साहू सर क्लास कब तक चलेगी? बेटा अगर आपको छोड़ के जाना है तो आप अभी भी जा सकते हो, बाकी 1-10 1-15 सॉरी 5-10 5-15 तक क्लास चलती है। सर सेकंड वाला समीकरण रिपीट कर दो, सेकंड वाला समीकरण कहाँ है भाई? दिस वन। तो इसमें सिंपल तो है बेटा कि तू देख, यहां पर ये -4 था, हमें पता है कि हमें समीकरण को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लाना है, यानी कि बराबर में 0 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैं -4 को उठाकर इधर ले आया, -4 इधर आकर प्लस हो गया, तो अब मेरे पास समीकरण क्या बन गई? 1/2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 आ गया, बराबर में 0, ठीक है। हो गया मेरा काम। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करी, एक्स का गुणांक a 1/2 हो गया, y का गुणांक b आपका 3 हो गया और c आपका चरपद 4 हो गया।
पोल नहीं आता। व्यापक का मतलब क्या है? व्यापक का मतलब बेटा इन जनरल, मतलब जनरल। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जनरल के लिए मैं एक तरीके से तुम्हें समझाऊं, जैसे तुम हो दिव्यांशु, ठीक है, तुम हो दिव्यांशु। अगर मैं क्लास में दिव्यांशु की बात करना चाहता हूं तो मैं दिव्यांशु का नाम लेके बोलूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गई स्पेसिफिक बात कि भाई मैं मान लो मैं बात करना चाहता हूं 2x प्लस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 0, इस दो चर वाले रैखिक समीकरण की, ठीक है। ये हो गया दिव्यांशु। अब मैं क्या करना चाहता हूं? अब मैं क्लास के सारे लड़कों को बोलना चाहता हूं, ठीक है। उसमें दिव्यांशु भी है, उसमें किशन भी है, उसमें पार्थ भी है, विट्टू भी, विकास भी, सब है उसमें, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं उसे दिव्यांशु तो नहीं बोलूंगा, ठीक है। मैं सारे लड़कों को अगर बुलाना चाहता हूं तो मैं उन्हें दिव्यांशु तो नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा कि भाई सारे लड़के इधर आ जाओ। सेम चीज ये क्या हो गई? जब मैं सारे लड़कों को एड्रेस कर रहा हूं तो मैं बहुत जनरल तरीके से बोल रहा हूं, ठीक है। मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बोलता हूं 2x माइनस 3y बराबर 0 या 3y माइनस 11 बराबर 0, तो ये क्या है? ये स्पेसिफिक हो गया कि मैं इसी समीकरण की बात कर रहा हूं या मैं इसी समीकरण की बात कर रहा हूं। लेकिन जब मैं बोलता हूं ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो मैं सारी की सारी दो चर वाली रैखिक समीकरणों की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं सारी की सारी दो चर वाली रैखिक समीकरण जितनी भी हो सकती हैं, मैं उन सब की बात कर रहा हूं कि भैया जो भी समीकरण ऐसी दिखती है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के रूप की, ठीक है, वो सारी दो चर वाली रैखिक समीकरण है। तो ये क्या हो गई? ये थोड़ी सी जनरल तरीका हो गया। इंग्लिश में इसे जनरल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जनरल बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसे व्यापक बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया दिव्यांशु भाई व्यापक? सर अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 2 हो तो क्या वो दो चर वाली रैखिक समीकरण होगी? क्यों भैया, क्यों नहीं होगी? सोच, तू बस इस 2 को उठाकर इधर ले जाएगा, क्या बन जाएगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी माइनस 2। तो तेरा जो अचर पद है वो क्या हो गया? तेरा अचर पद बन गया c माइनस 2। बाकी पूरी समीकरण तो वही है, ax प्लस बी वाई प्लस सी माइनस 2। तो x का गुणांक a हो गया, y का गुणांक b हो गया और अचर पद हो गया c माइनस 2। बात खत्म। और बताओ। गुड इवनिंग भाई। सर जी मेरे यहाँ सर जी मैथ के हैं और वो कोचिंग बढ़ाते हैं और वो पीडब्ल्यू को चैलेंज दे रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बच्चों के 90% मेरे भाई मैं देखो इन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकता, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक, फालतू की चीज़ों में मत पढ़ो, पढ़ाई पे फोकस करो। सिंपल मैं यही बोलूंगा तुम्हें। तुम्हें वहां से पढ़ के समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तुम्हें मेरे से पढ़ के समझ में आ रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है। तुम्हें अपनी पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, बीच में मत घुसो कहीं भी, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दो। विकास भाई, पार्थ, हेलो, अमन मौर्य, ठीक है भाई। बुक से नहीं मिल रहा, देख आधे बच्चों की बुक से नहीं मिल रहा होगा क्योंकि ये जितने क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखवाए हैं 8 के 8 क्वेश्चन, वो सारे के सारे मैंने खुद अभी अभी इस क्लास में बनाए हैं। और बता, ठीक है। लेकिन ये 8 के 8 क्वेश्चन करने के बाद तू अपनी बुक के क्वेश्चन कर सकता है जो इस टॉपिक पे बेस्ड है, ठीक है, जो कि इस टॉपिक पे बेस्ड है। तो आराम से उन्हें करने की कोशिश कर। नेक्स्ट क्लास में हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल पढ़ेंगे, तो वहां पर हम वो टॉपिक कवर कर लेंगे, परेशान मत हो। उत्कर्ष भाई, क्या चीज समझ नहीं आई? कृपांश कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 9.35 को सॉल्व कीजिए। क्या दिक्कत है बेटा? कृपांश, इसे हल करना है या फिर खाली क्या कहते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लाना है? हाँ भाई, 2x प्लस 3y और प्लस का 9.35 इधर आकर माइनस के 9.35 हो गया बराबर 0 के। ये बन गया कितना? 2x प्लस 3y और माइनस के a को हम लिख सकते हैं प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस का है, यानी कि माइनस के 3.5 को हम लिख सकते हैं, सॉरी 9.35 को हम लिख सकते हैं प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस का 9.35 बराबर 0। इसकी तुलना ax प्लस बी वाई से कर दो तो a हो गया 2, b हो गया आपका 3 और c हो गया आपका माइनस के 9.35। और बताओ। हाँ भाई, और बताओ। सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कैसे करते हैं? बेटा मिस, ये चीज अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। रेनू बेटा आपका डाउट आया नहीं, मैंने जितने भी डाउट थे सारे के सारे ले लिए, मतलब सारे ही डाउट मैंने सॉल्व कर दिए, ठीक है। मैं एक बार और देख लेता हूं। एक बार और आ गए। उत्कर्ष भाई डाउट क्या है वो?
तू समझ भाई उत्कर्ष, अगर तू यहाँ पर अभी क्वेश्चन लिख देता ना कि तेरा क्वेश्चन क्या है, तो मैं सॉल्व करा चुका होता वो क्वेश्चन। अभी समझ रहे हो तुम लिख रहे हो डाउट सर पोल, भाई पोल का भी देखेंगे, अगर कराना होगा तो मैं करा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अजीत सर सीबीएसई कोर सीबीएसई में हो सकता है, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम गुड। मिथुन बेटा आप रिकॉर्डेड क्लास देख लो, मतलब अगर आप 4:30 तक आते हो तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख लो, ठीक है भाई। डाउट आ ही नहीं रहे तुम्हारे, और मैं तो करा ही चुका, मैं तो देख ही रहा हूँ। लोड मोर करने पे भी नहीं आ रहे ये तो देखो, और डाउट है ही नहीं, मैं कहां से बताऊं? आ ही नहीं रहे, देखो तुम्हारे सामने करके दिखा दिया मैंने, आ ही नहीं रहे तुम्हारे डाउट। चलो बाकी तुम लोगों के दो जो भी डाउट है, ठीक है, परेशान मत हो, परेशान मत हो, टेंशन मत लो, नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा साथ, हूं मैं तुम्हारे साथ। मैथ्स तुम्हारी अच्छी कराना मेरा काम है, टेंशन मत लो, नहीं छोड़ूंगा साथ। एक काम करो, अपना जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं सारे कमेंट सेक्शन के डाउट उठाकर कल की क्लास में ले आऊंगा, ठीक है, और अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। परेशान मत हो, रोया मत करो, बात बात पे रोना शुरू कर देते हो यार, हैं? वाई फियर व्हेन कमल सर इज हियर, है बे? क्यों परेशान हो रहे हो? कमेंट में डालो, मैं सॉल्व करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में लाके, चिल करो। और ठीक है, अब इतना काम करना है तुम लोगों को। क्या काम करना है? घर पे बैठ के दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में दो चर वाले रैखिक समीकरण के गुण, मतलब सॉरी, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल और उनके ऊपर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो आज की क्लास को एंड करता हूं मैं यहीं पे, अब मैं मिलूंगा तुमसे सीधा तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में। और बेटा पढ़ाई कर लो, थोड़ी सी सीरियस हो जाओ थोड़ा पढ़ाई को लेके, नहीं तो हाफ ईयरली एग्जाम में बैंड बज जाएगी, ध्यान रखना। पढ़ाई कर लो थोड़ी सी, सुन लो मेरी बात, सुन लिया करो, सुन लिया करो मेरी बात, बता रहा हूं मैं तुम्हें। और अगली क्लास से एनसीईआरटी की एनसीईआरटी छपवा दूंगा मैं पूरी, ठीक है, टेंशन मत लो, रोया मत करो बस, ठीक है। चलो आज की क्लास को एंड करते हैं, ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो और थोड़ा सीरियस हो जाओ, ठीक है। चलो, और अगर किसी का नाम मैंने ना लिया हो तो यार मिस हो जाता है भाई, सॉरी, नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा, परेशान मत हुआ करो, ठीक है। चलो बाय बाय मेरे चीतो।